मेरा संकट क्या है कि पाठक क्या नहीं चाहता है। पाठक नहीं चाहता है कि आप बहुत ज्यादा बोलें। बड़े मोटे मोटे उपन्यास आए और यह बकायदे कहा गया कि इन्होंने इतना शोध किया है और उसमें सिर्फ शोध ही दिखाई पड़ रहा है, उपन्यास नहीं है। लोग अब किताबें इसलिए भी खरीद रहे हैं ताकि वो दिखा सके उनके यहाँ किताबें हैं। लोग अपने कमरों में दिखाना चाहते हैं कि किताबें हैं। वो पाठक लेखक से सिर्फ इतना चाहता है कि लेखक जो लिखे उस पर वो भरोसा कर सके। अगर आप लोगों को लगता है कि साहित्य इतना पढ़ा जा रहा है और इसके इतने पाठक हैं, तो क्यों ना एक सर्वे करा ले, तो आप लोगों का भ्रम, अगर आप सही हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपका भ्रम दूर होगा। 50,000 लाइक्स आता है, 5,000 लाइक्स आता है, मेरी किताब क्यों नहीं छापिएगा? आप छाप दीजिए, 5 कॉपी नहीं बिकने वाली है। और पीयूष मिश्रा की किताब अगर बिक गई है 40,000 50,000, तो इसलिए नहीं बिकी है कि पीयूष मिश्रा ने बहुत बढ़िया लिखा है। मन्नू भंडारी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि पाठक की भूमिका तो उसके बाद शुरू होती है, पहले मैं हूँ, लिखते समय कोई दबाव नहीं है मेरे सामने। पढ़ेगा तो समाज बदलेगा, पढ़ेगा तो उस क्रांति की भावना पैदा होगी, वो सब अब नहीं रह गया है। इस सभा में तो कम से कम कोई कवि नहीं मानेगा कुमार विश्वास को, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कवि। कि कहानी के सिवा साहित्य में पाठकों को कुछ पढ़ना ही नहीं था। और मैं अपने साथ मंच पे मौजूद सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं। अविनाश जी, मतलब सब लोग परिचय इनका देना मतलब वो ऐसा है कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, लेकिन एक औपचारिकता है। अविनाश जी हिंदवी के साथ जुड़े हुए हैं, सदानीरा वेब पत्रिका है, कविताओं के बारे में अपनी बेबाक टिप्पणी रखते हैं। अशोक पांडे जी इतिहासकार हैं, उसने गांधी को क्यों मारा, कश्मीर पर आपकी किताबें जो हैं बहुत चर्चित रही हैं, युवाओं में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिसकी वजह से मुझे जलन भी होती है। ऋषिकेश सुरभ जी रंगकर्मी हैं, हाल ही में राजकमल सेन का उपन्यास दाता पीर आया और इतने प्रिय हैं कि उनको मैं काका बुलाता हूँ बड़े प्यार से। गीताश्री जी हम सबके प्रिय हैं, इनका प्रेम मिलता रहता है हम सबको। बहुत सारे अलग अलग इन्होंने रोल में काम किया और इनकी किताबों की लगातार चर्चा होती रही है। राजकमल से जो आपकी किताब आई रिसेंट, वो कैद बाहर थी। तो मैं इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा सर्वे मेरे पास भी था और इसको हिंदुस्तान का नहीं बल्कि आप ग्लोबली जो है ट्रेंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये ग्रुप जी जी तो ये एक परिचय सत्यानंद जी ने दे दिया है। आपकी जो किताब आई है नवा दशक नवे दशक पर हिंदी कविता पर एकाग्र। कविता के बारे में मैं अक्सर भूल कर जाता हूँ, जो मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को। जी दुनिया भर में इस समय नॉन फिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्शन के ऊपर रीड ले रहा है और धर्म, इंस्पिरेशन और साइंटिफिक वर्क जो है ये 3 टॉप कैटेगरीज हैं। इसके बाद हिस्ट्री और सेल्फ हेल्प ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद फॉलोड जो है वो फिक्शन है। फिक्शन में रोमांस सबसे ज़्यादा है, साइंस फिक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, हिस्टोरिकल फिक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी है। एक और नया ट्रेंड पिछले 2-3 साल में नज़र आया है कंटेम्प्रेरी फिक्शन का, जिसमें कि रियल इंसिडेंट्स को, आजकल हो रही घटनाओं को फिक्शनलाइज करके प्रेजेंट किया जाए। अब जनता स्टोरी या ढाईचार का एग्जांपल ले सकते हैं उसमें। कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवल, ये एक नया ट्रेंड बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में उभर रहा है। भारत में भी इनफैक्ट कई बार हम लोग हमारे सर्कल में रहते हैं, हमें नज़र नहीं आता। मेरा अनुभव रहा कॉमिकॉन के साथ। कॉमिकॉन में मैं तब पेंगुइन की एक कंपनी के साथ था जिसके पास मार्वल और डीसी के राइट्स थे। कॉमिकॉन में जब मैं गया तो मेरे लिए वो बड़ा आश्चर्यजनक था कि 3 दिन में जो हम किताबों का एस्टिमेट करके जाते थे वो हर कॉमिकॉन में मुझे दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाती थी और किताबों की कीमत 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये, 3-3 हज़ार रुपये थी। तो पाठक जो है अपनी पसंद की चीज़ खरीद रहा है। इंडिया में भी इन दिनों जो नॉन फिक्शन में पिछले 1 साल में 2023 के अंदर स्पेशली 3:2 का रेशियो रहा है नॉन फिक्शन वर्सेस फिक्शन का, और रोमांस जो है वो 23% फिक्शन का लेके जाता है शेयर, और क्राइम और मिस्ट्री जो है वो इसके बाद पढ़ी जाती है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड शुरू हुए हैं जिनको कि हम 24 में और देखेंगे।
ऑडियो बुक्स जिसकी चर्चा हुई, यहाँ पर भी हमने देखा कि 4% उसका नंबर है। कल मैंने कुछ और प्रकाशकों से भी बात की। ऑडियो बुक्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक समय में लगा था, से 3 या 4 साल पहले की बात है, हम सबको लगा कि बहुत बड़ा बूम आने वाला है, लेकिन ये सेगमेंट सिकुड़ रहा है बुक्स के मामले में। कंपनीज जो यहाँ पर थी उन्होंने पैर खींचने शुरू किए हैं बुक्स को लेकर, और साथ ही साथ ये पॉडकास्ट में और कस्टमाइज्ड कंटेंट के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बुक और स्क्रीन का अडेप्टेशन ये भी पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कि किताबें जो है फिल्म बन रही है और उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें होती रही, लेकिन ये भी डिप होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले 2 साल में इसमें डिप आएगा। कारण ये है कि काफ़ी कुछ अडेप्ट कर लिया गया, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और वो इंडस्ट्री अब कंसोलिडेशन कर रही है। तो बुक इंडस्ट्री जो कि बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेज देख रही थी कि चाहे ऑडियो के राइट्स हों चाहे वो फिल्म राइट्स हों, उसमें कुछ कमी आने की संभावना हम अगले 2 साल में देखते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जिसको लेके मुझे लगा एक शेयर मैं भी कर दूं। जब ये सेशन का काम मुझे कहा गया कि आपको मॉडरेट करना है, तो उस समय मैं लेखक और मार्केटर होने की जगह नर्वस हो चुका था। बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हुए, तैयारी शुरू हुई, तो पहली तो लगा कि काफ़ी आसान लगा था, शुरू में आसान लगा था कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन पहली चुनौती आई जब मैंने वक्ताओं के नाम सुने और मुझे लगा कि इनके सामने अब मैं इनसे क्या सवाल पूछूंगा। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ना शुरू किया, कमेंट्स 2 दिन से उसको लेके जो इस इवेंट को लेके शुरुआत हुई है, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे किसी ने कहा कि ज़्यादातर अपठनीय है, एक बसंत की उम्र होती है किताबों की, लेखक की सोशल मीडिया पर उंगली रुकी और किताब बिकनी बंद हुई। जिन्होंने लिखा था उनकी किताबें नहीं बिक रही है फिलहाल। आलोचना करने वाले ज़्यादातर मैंने देखा कि पुराने लेखक हैं। अगर बुरी किताब का जिक्र सबने किया कि बुरी किताबें छप रही हैं, लेकिन जिस आप किसी से पूछ के देखिए 99% आदमी जवाब ही नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में जो है एक जबरन आलोचना करने का भी, साहित्य का आलोचना नहीं, ये भी आ रहा है। पाठक और लेखक की वर्चुअल दूरी काफ़ी कम हो गई है, ये मुझे महसूस हुआ, और लेकिन पढ़ने में ये दूरी बढ़ती जा रही है। युवा जो है वो किसी भी राइटर से एजेंडा नहीं चाहता, वो कहता है कि आपका जो सोचना है वो अपनी जगह रखें, लेकिन अपनी किताबों में एजेंडा ना दिखाएं। ये चीज़ बड़ी स्ट्रांगली निकल के आई, और मुझे एक और ये महसूस हुआ कि बहुत सारे पाठक जो हैं वो नाराज़ हैं हम लोगों से। ये नाराज़गी क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कई कमेंट्स में ऐसा नज़र आता है, तो उसको आज जानने की कोशिश हम करेंगे। हलवाई की दुकान वाली बात निरुपम जी कह ही चुके हैं, लेकिन हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं चर्चा शुरू करता हूं, और सबसे पहले अशोक जी आपसे बात करते हैं। मैं हमको इसको 3-4 चीज़ों में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जितना अगर समय अनुमति देगा। पहला, पाठक क्या चाहता है, आप लोगों का चयन किस तरह से रहा विषयों का, कई आरोप जो हम लोगों के ऊपर लगते हैं, और इसके बाद जॉनर और मार्केटिंग की हम बात करेंगे जितना हमारे पास समय बचता है। आपकी जो पहचान थी शुरू में, मतलब मैं जब से आपको पहचानता हूँ, मैं इतिहासकार के तौर पे जानता हूँ, जब रिसर्च शुरू हुई तो मुझे पता चला कि आप कवि भी रहे, कविता समय आपका रहा, आपने प्रकाशन के क्षेत्र में भी दखल दिया, काफ़ी जोर शोर से उसका आगाज हुआ था, फिर वो शांति से चला गया। उसके बाद आप कहानियाँ आपने लिखी हैं, और फिर जो है आप इतिहास के साथ, इतिहास की किताबों के साथ आते हैं, और उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। अब तो इसकी चर्चा इतनी है कि पिछला काफ़ी लोग भूल चुके हैं। तो ये जो आपने इतनी विधाओं में लिखा है, इतने वर्षों में पाठकों को अलग अलग तरीके से देखा है, चाहे कहानीकार, कवि के तौर पे, प्रकाशक के तौर पे और इतिहासकार के तौर पे, तो ये परिवर्तन आपको कहाँ हिंदी के पाठकों में क्या क्या आता हुआ दिख रहा है? साथ ही एक सवाल मैं इसमें और जोड़ूंगा जो मैं सबसे पूछूंगा, क्योंकि एक शब्द साहित्यिक और गैर साहित्यिक का धर्मेंद्र जी ने दिया था जब वो बात करते कि साहित्यिक किताबें होते हुए भी, तो साहित्यिक और गैर साहित्यिक क्या ये पाठक को किसी तरह से मायने रखता है? ये भी मैं साथ में इसमें जोड़ना चाहूँगा। जी, और कितना वक्त दे रहे हैं इसके लिए? 5-7 4 से 5 मिनट वगैरह खत्म कर सकते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे अचानक से थोड़ी देर पहले ये लगने लगा था कि जिस नौकरी से बड़ी मुश्किल से मुझे मुक्ति मिली थी इस्तीफ़ा देके, फिर उसी के बोर्ड रूम में बैठ गया हूँ। इतना सारा डेटा, आंकड़ा, ये सारा कुछ 22 साल मैंने यही किया और मैं बोर हो चुका हूँ इससे, इसलिए आंकड़ों पे थोड़ी कम बात करूँगा मैं। हिंदी का जो लेखक समाज है वो पाठक की चाहना से डरा हुआ समाज है। कल विद्यापति का एक गीत किसी ने शेयर किया था और मैं रात को बहुत देर तक सुनता रहा। मैथिली मुझे नहीं आती है, लेकिन भोजपुरी आती है, तो मैथिली में उतना काम चल जाता है। तो आमतौर पे ये रहा है कि पुरुष जो है वो एक
कामना वाली स्त्री से बहुत डरा हुआ होता है। जिस स्त्री के पास कामना अधिक होती है उससे पुरुष डरते हैं। तो हमारे लेखकों का हाल पाठकों के समक्ष वैसा ही है। जब सुबह मैं पढ़ रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था जिनकी बात नवीन ने की, बात कर रहे थे निरुपम, हमारे यहाँ जो ही कोई चीज़ पॉपुलर होना शुरू होती है, एक तो कम वक्त पॉपुलर क्या है, हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशक की लिस्ट अभी हमारे सामने आई 10 साल की, और उसमें अधिकतम बिकने वाली किताब कोई लाख क्रॉस करने वाली नहीं थी। जो किताबें थी उसमें से अगर पुरस्कार का असर आप हटा देते तो शायद एक किताब और कम हो जाती, और बाकी जो किताबें भी थी वो 10 साल में 1 लाख नहीं बिकी थी। हिंदी का समाज कितना बड़ा है ये हम सब जानते हैं। तो इसमें भी अगर कोई पॉपुलर हो जाता है तो हमारे लेखकों को समस्या होने लगती है। ये 25, 30, 40 लोगों के बीच में बोलते हुए हमें लगता है कि हम बहुत कोई महान काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 10,000 लोगों के सामने कोई बोल रहा है तो वो उनके लिए लफंगा हो सकता है जो तालियां बजवा रहा है। ये क्यों है, ये मैंने अचानक बहुत दिनों से ये लगातार मैं सोचता रहा हूँ, क्योंकि मैं बेहद अनपॉपुलर और उसके बाद थोड़ा सा पॉपुलर लेखक रहा हूँ। जो मेरी यात्रा इन्होंने बताई उसको मैं 2 लाइन में समराइज कर लेता हूँ कि बेहद अनपॉपुलर लेखक से थोड़े से पॉपुलर लेखक तक की मेरी यात्रा है। विधाएं उधाएं तो ठीक है, उसमें सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सब जानते हैं, किसी कुछ बताना नहीं है। मुझे ये लगता है कि हिंदी का जो लेखक है, खासतौर पे मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं हिंदी वाला, मैं हिंदी वाला तो हूँ, लेकिन हिंदी के लेखकों के बारे में बात करने का हक है मुझे। तो हिंदी का जो लेखक है वो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इलीट समझने वाला है, और बेसिकली वो ज़रूरत से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आप इसको कह सकते हैं, ये जनरलाइजेशन है, लेकिन ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। घरों में, खासतौर पर गाँवों में 2 तरह के ब्राह्मण परिवार होते हैं। मुझे बाद में गालियां दे लीजिएगा, अभी सुन लीजिए, मैं ब्राह्मण परिवारों की ही बात कर पा रहा हूं यहां पर। एक वो होते हैं जिनके लोग थोड़े आधुनिक हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे शहरों में चले जाते हैं, अच्छी तरीके से रहना शुरू करते हैं, और एक वो जो अपने जड़ को दांत से पकड़ के बैठे रहते हैं। अब जब ये पढ़ा लिखा परिवार है, इसमें कोई नई बहू आती है जो MSc होती है या डॉक्टर होती है या PhD होती है, वो बड़े संभाल के सलवार सूट पहन के निकलती है, कोई कुछ कहे नहीं, और बगल के घर में बात होती है कि फलनिया बहू देखला सलवार पहन के घूमा थी। ये क्या है? बेसिकली आपके पास अपने आप को महान बताने के लिए सिर्फ एक चीज है कि आप ज्यादा शुद्ध हैं, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, विशुद्ध शाकाहारी, बिना लहसुन प्याज वाले शाकाहारी। तो ये अपने आप को आप लिमिट करते जाते हैं, अपनी चॉइसेस को लिमिट करते जाते हैं, और फिर बताते हैं कि चूंकि हम बहुत लिमिटेड चॉइसेस के साथ जी रहे हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ये हिंदी के लेखक की प्रॉब्लम है, जहां पॉपुलैरिटी को लेकर उसका पूरा का पूरा जो उसकी पूरी की पूरी जो समझ है वो यहां से पैदा होती है कि मैं कुछ बहुत महान लिखता हूं और इसको सिर्फ महान लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसा महान जिसको सिर्फ महान लोग पढ़ सकते हैं, ये और किसी के काम का भले हो, समाज के किसी काम का नहीं होता, और प्रकाशक के भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि केवल अगर महान लोग खरीदेंगे तो किताबों से वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो आना चाहिए। अब दूसरी बात हलवाई की दुकान और बिक्री की। अच्छा, मान लीजिए क्या यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, देवेश बैठे हैं, वंदना बैठी हैं, सब लोग जो हम लोग कस्बों से आए हैं, क्या किसी कस्बे की कल्पना हलवाई के दुकान के बिना हो सकती है? क्या मेरे शहर का कोई बंदा ये कल्पना कर सकता है कि सुबह सुबह जलेबी और समोसा नहीं तल रहा है? जीवन कितना नीरस हो जाएगा। अगर हलवाई की दुकान नहीं होगी, वहां खड़ी लाइनें नहीं होंगी, तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा। और उसकी तुलना हम कर देते हैं सीधे सीधे कि प्रकाशक हलवाई की दुकान हो। कितना अच्छा होता कि प्रकाशक हलवाई की दुकान हो जाते। सुबह आपके पास जलेबी की चॉइस होती, थोड़ा दिन उगता तो समोसे की चॉइस हो जाती, दोपहर में बढ़िया कचौड़ी की चॉइस हो जाती, शाम होते होते गरम रबड़ी की चॉइस हो जाती, और हो सकता है कि पूड़ी सब्जी की भी चॉइस हो जाती। ये सारा कुछ अगर एक प्रकाशक के यहाँ से मिलता है तो दिक्कत क्या है? मुझे ये बताइए कि जिसको पकौड़ी खानी है या जिसको पूड़ी खानी है, क्या वो सुबह सुबह समोसे खाने जाएगा? यहाँ से पाठक के चॉइस की बात, पाठक मोनोलिथ नहीं होता है। पाठक एक मोनोलिथ नहीं है। अशोक कुमार पांडे की उसने गांधी को क्यों मारा आती है, 10-15 हज़ार कॉपी बिक जाती है। अशोक कुमार पांडे की राहुल सांकृत्यायन की जीवनी आती है, 1000-1500 बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, 2000 बिक जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। पाठक मोनोलिथ नहीं है, पाठक की अपनी चॉइसेस हैं, बहुत क्लियर चॉइसेस हैं। आप जब मेले में जाते हैं आपको कई तरह के पाठक मिलते हैं। एक पाठक लेखकों की तलाश में रहते हैं कि लेखक मिले और सेल्फी ले, लेखक नहीं तो किताब नहीं खरीदी जाएगी। दिख गई वंदना जी, फटाफट उनकी किताब खरीद के ले आए, फोटो खिंचाई और चले गए, फिर पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई नहीं।
दूसरा पाठक होता है जो किताब लेके आता है और कहता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। ठीक ठाक पाठक, वो ज़रूरी पाठक होता है। लेकिन श्रेणीबद्ध नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मजाक उड़ जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। असली पाठक वो होता है कि मैं राजकमल के स्टॉल में होता हूँ, मेरे सामने मेरी किताब की स्लिप कटवा रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ अशोक पांडे खड़े हैं कि अशोक माहेश्वरी खड़े हैं। वो चुपचाप अपनी किताब खरीदता है और ख़रीद कर लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जाता है, बढ़िया भटूरा खाता है और अपने घर जाता है। भटूरे को लेके भी बड़ा मजाक उड़ता है। मतलब पुस्तक मेले में आप 8 घंटे किताब खरीदें और उसके बाद भटूरा ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्यों ना खाएं भटूरा? आप दुनिया में कहीं भी अगर इंजॉय करने जाते हैं तो वहाँ खाते पीते हैं। खैर, तो ये जो पाठक है ये हम सबका असली नवीन भाई, ये हम सबका असली जज है। ये वो पाठक है जिससे हमारे लोगों को डर लगता है। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अशोक कुमार पांडे की मान लीजिए किताब खरीदता है, या मान लीजिए ऋषिकेश सुलभ की किताब खरीदता है, उनके नाम पे जो डेटा था 28% लोग लेखक देख के खरीदते हैं, तो वो हम में से किसी की शक्ल देख के नहीं खरीदता। हम में से किसी से उसको कुछ चाहिए भी नहीं होता है। हिंदी में अफसर विमर्श बहुत चलता है कि अफसर है तो उसकी किताब में 4 क्या कहते हैं, क्या हो जाएंगे, 4 संस्करण आ जाएंगे। खुद ही खरीद लेगा बेचारा, और कहाँ से 4 संस्करण आएंगे? ये हो सकता है तो खुद ही खरीद ले, उसका नुकसान है, प्रकाशक का फायदा है, और तो पाठक पर असर नहीं पड़ता उसका। पाठक आईएएस की किताबें खरीदता तो सारे आईएएस लेखक बन जाते। लेकिन वो जो पाठक है वो अगर हमारे नाम पे भी खरीदता है तो इसलिए कि 2 या 3 किताबों में हमने उसको सेटिस्फाई किया है, थोड़ा बहुत हमारी किताबें पढ़ के उसको लिखा है कि फलां आदमी ठीक ठाक किताबें लिखता है। और ये हम सब करते हैं। हम अंग्रेजी के किसी लेखक को पर्सनली ना जानते हैं ना जान सकते हैं, लेकिन हारुकी मुराकामी का नया उपन्यास आता है तो मैं ये जानते हुए कि पिछला उपन्यास बहुत ख़राब था इसलिए ख़रीद लेता हूँ कि उसके पहले के 4 उपन्यास बहुत शानदार थे, हो सकता है ये भी बहुत शानदार हो। तो ये लेखक को जान के किताब खरीदने का एक सेल्फी वाला जो है वो तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा वो किताब इसलिए खरीदता है क्योंकि एक लेखक की प्रतिष्ठा बनी होती है। आखिरी बात जो करके मैं बैठ जाऊंगा वो ये कि पाठक लेखक से शायद सिर्फ इतना चाहता है, हर तरह का पाठक, चाहे वो फिक्शन का हो, नॉन फिक्शन का हो, पोएट्री का हो, जिसका भी हो, वो पाठक लेखक से सिर्फ इतना चाहता है कि लेखक जो लिखे उस पर वह भरोसा कर सके। अगर वो फिक्शन लिख रहा है तो फिक्शन की जो चौहद्दियां हैं उन चौहद्दियों में रहते हुए कुछ शानदार लिख सके। अगर वो हिस्ट्री लिख रहा है तो वो उसको कोट कर सके, कहीं भी वो कहीं भी उस हिस्ट्री के कोट को लेकर जा सके और उसको डांट ना सुननी पड़े कि ये फर्जी बात है। अगर पोएट्री लिख रहा है तो उसके भीतर वो एहसास भरे पोएट्री को पढ़ते हुए जिसके लिए वो कविता पढ़ता है। ये हर तरह के पाठक की एक मुझे लगता है कि बेसिक ज़रूरत होती है। मैं खुद को पाठक की तरह रख के ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई उपन्यास खरीदता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उपन्यास की विधा में रह के वो मुझे वो संतुष्टि दे जो उपन्यास को पढ़ने से मिलती है। मैं नहीं चाहता कि आप उपन्यास में कोरा इतिहास लिख दें। मुझे इतिहास पढ़ना होगा तो मैं इतिहास खरीद लूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप उपन्यास में कविता लिखने लगें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे कविता पढ़नी होगी तो मैं सीधे कविता पढ़ूंगा। तो मुझे लगता है पाठक ये चाहता है। और आखिरी बात, सॉरी आखिरी 2 बार कह चुका हूँ, इस बार पक्का वाली आखिरी बात, वो ये कि न कोई फिल्म बनाने वाला जानता है कि क्या देखना चाहता है सामने वाला, न कोई लेखक जानता है कि क्या चाहता है सामने पढ़ने वाला। ये जो एक यात्रा है वो लेखक और पाठक को मिलाकर पूरी होती है। हम दोनों, एक पाठक के रूप में मैं या एक लेखक के रूप में मैं, और सामने बैठा व्यक्ति एक पाठक के रूप में या लेखक के रूप में, हम दोनों इसके पूरक होते हैं। हम दोनों जब मिलते हैं तो लिखने का और पढ़ने का जो है एक क्रम पूरा होता है। प्रकाशक इसमें एक माध्यम होता है जो एक लेखक को अवसर देता है कि उसकी किताब प्रकाशित करता है और एक पाठक को अवसर देता है कि वो उसके सामने एक सही मूल्य पर किताब उपस्थित करता है। ये सारा मामला है। इसके बीच में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारे दर्द हैं, जिन दर्दों के चलते हलवाई की दुकान से लेकर बहुत सारा कुछ निकलता है। अगर आगे मौका आया तो उन दर्दों पे मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। इस बार सिर्फ इशारा किया है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक जी। हालांकि एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि आपने कहा पाठक की चॉइस करियर है, और उसमें फिर ये भी था कि हम नहीं जानते हैं। अविनाश जी, आप कविताओं से जुड़े रहे, उपन्यास आपका आया, आलोचना आप बड़े सख्त आलोचक माने जाते हैं। अच्छा, आपकी टिप्पणियां जो हैं वो भी अलग ही चर्चा में रहती हैं। आपका जब मैं करियर देखता हूं तो ये प्रिंट से शुरू होता है, साहित्यिक पत्रिका से शुरू होता है, और आप डिजिटल मीडियम में आ गए हैं जो कि आज की डिमांड है। अशोक जी कहते हैं कि पाठक की चॉइस बहुत स्पष्ट है। इस दौर में जब आप डिजिटल में आते हैं, और इधर हम जब आंकड़ों की बात कर रहे थे, ई बुक्स की भी एक बात हो रही थी कि ई बुक्स की डिमांड बढ़ेगी, हम कई सालों से सुन रहे हैं, पर अब मुझे लगता है कि वो भी डिक्लाइन हो रहा है।
कोरोना के समय में बढ़ा था, वो गिरा। लेकिन जब वेब की बात आती है, वेब के समय में इतिहास का, कहानियों की बात करें चाहे कविताओं की बात करें, वेब पर कंजम्पशन ज़्यादा नज़र आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको जो ये डिफरेंस होता नज़र आ रहा है पाठकों में, ये किस तरह का है? क्या उनकी चॉइसेस अब है? और नमस्कार सभा में उपस्थित विद्वज्जन। मैं बैठ के ही बोलूँगा क्योंकि वो मैंने सोचा था कि ये चर्चा का स्वरूप थोड़ा बातचीत का रहेगा, लेकिन अशोक जी ने वक्तव्य से शुरुआत की, लेकिन मैं अभी भी इसमें यकीन रख रहा हूँ कि शायद चर्चा पर मतलब बीच बीच में सब टोकते रहें, बोलते रहें, एक क्योंकि बहुत लोग नहीं हैं तो वक्तव्य जैसा माहौल नहीं है, बातचीत का ही शिल्प रहे। तो नवीन जी का जो सवाल था मैं उस पर केंद्रित होता हूँ। मतलब मुझे सुबह से ही और जब से ये निरुपम जी से बात हुई, उन्होंने ये विषय दिया, मैं सोचता रहा इस पर, तो मुझे इसमें सबसे खूबसूरत बात, बहुत सकारात्मक बात वो ये लगती है कि पाठक जो चाहते थे वो खुद लिखने लगे हैं। ये सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग जिसकी बात अभी चंद्रभूषण जी से हम लोगों की हो रही थी, तो इसमें ये इसका बड़ा उज्ज्वल पक्ष है कि पाठक अब जो चाहते हैं उसके लिए वो लेखकों पर उतना निर्भर नहीं है, वो खुद लिखने लगे हैं। मतलब मैं बहुत सारे लोगों का पाठक था, तो मुझे वैसी कविताएं जैसी मैं चाहता था नहीं मिल पा रही थी, या वैसा उपन्यास जो मैं चाहता था कि बहुत तोड़फोड़ भरा उपन्यास हो, या वैसी गद्यशीलता हो जिसमें एक बहुत अपूर्व नवाचार हो जो पहले हिंदी में दृश्य नहीं हुआ है, तो वो मैं चाहता था ऐसा कुछ हो, तो मैंने वो खुद लिखा। तो मैं एक पाठक था। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम तक आती हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। तो मैं कभी कभी यही जवाब देता हूँ कि ऐसा आप स्वयं लिखिए और देखिए। तो हिंदी में पाठक जिस तरह से बढ़े हैं, वो अभी हमने पेपर बैक संस्करणों का जो सारा डेटा हमारे सामने रखा गया, उससे हमने देखा है जो लाइब्रेरी खरीद का एक भ्रम था, वो अक्सर लोग ये आरोप लगाते थे कि पुस्तकालय में डंप की जा रही हैं किताबें, पाठक नहीं है कोई इनका, ये लोग एक दूसरे की पीठ खुजाते रहते हैं, इतना ही संसार है। तो वो तो अब नहीं दिख रहा है, जो डेटा अभी जारी हुआ 10 सालों का, और सोशल मीडिया तो 15 साल पुराना है, ब्लॉगिंग 20 साल के आसपास हो गई। तो हम लोग इसको तो बहुत आसानी से देख ही रहे हैं कि वो बातें तो नहीं रह गई, मतलब वो मुहावरे नहीं रह गए हैं। और इसमें एक दूसरी बात जो मुझे निकलती दिख रही है कि जो पाठक की परिभाषा थी वो बहुत बदली है। अब हमें रीडर और यूजर का फ़र्क करना होगा, मतलब रीडर अलग है और यूजर अलग है। तो रीडर नहीं है, रीडर अब नहीं बचे हैं, और रीडर के शिल्प में ना हमारे प्रकाशक देख रहे हैं और ना जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हिंदवी में भी या सदानीरा में भी हम लोग ये नहीं बात करते हैं कि कल जो पोस्ट या कल हमने कंटेंट पब्लिश किया था उस पर कितने रीडर आए, हम उस पर कहते हैं कितने यूजर आए। आप जो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं या जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात नवीद जी ने शुरू की, तो अब कोई रीडर नहीं कहता है, रीडर शब्द बीत रहा है, एकदम गए युग की बात हो गया है वो। रीडर 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 ये सब अब कोई नहीं करता है। यूजर मतलब कई किताबों के भी यूजर हैं, ई बुक भी यूजर, वो रीडर के शिल्प में हम बात करते हैं, वो किंडल रीडर है, दरअसल उसमें भी यूजर्स की ही बात हो रही है। तो यूजर्स जो है उससे हमारी मांगे वो नहीं है जो रीडर से की जाती थी। जैसे हम रीडर को मानते थे कि वो बहुत सरोकारी होगा, उसके भी कंसर्न होंगे, उसकी भी एक वैचारिकता होगी। यूजर्स की जैसे कि बहुत शुरू में ही नवीन जी ने इस तरफ इशारा किया कि वो वैचारिकता के आग्रह में नहीं पड़ेगा, वो अपनी मांग रखेगा, उसको वैसा कंटेंट चाहिए, तो वो उतने दबाव में नहीं है जितना कि रीडर दबाव में रहता था। और रीडर को हम बहुत वो मानते थे, हिंदी का लेखक की वो मतलब पढ़ेगा तो समाज बदलेगा, पढ़ेगा तो उस क्रांति की भावना पैदा होगी, वो सब अब नहीं रह गया। रीडर मतलब इसलिए भी पढ़ रहा है कि वो दिखा सके कि वो पढ़ रहा है, यूजर इसलिए भी पढ़ रहा है कि वो दिखा सके। और एक समय तक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि हिंदी समाज जो है उसके घरों में किताबें नहीं हैं, उसके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तमाम आधुनिक उपकरण है, लेकिन उसके घरों में किताबें नहीं दिखती। तो ये ट्रेंड बहुत सुखद है कि बहुत तेज़ी से बदला है। हम जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या जो हम तक आ रही हैं, उन घरों में किताबें हैं। लोग अब किताबें इसलिए भी खरीद रहे हैं ताकि वो दिखा सकें उनके यहाँ किताबें हैं। लोग अपने कमरों में दिखाना चाहते हैं कि किताबें हैं। ये इतनी सुंदर बात पैदा हुई है
कि इसकी तो हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे नए मीडियम्स हैं, कि लोग अब पढ़ें ना पढ़ें लेकिन दिखाना चाहते हैं कि उनके हाथ में किताब है, उनके घरों में किताबें हैं, उनके यहाँ टीवी के बगल में भी किताबें हैं, वो जहाँ सोते हैं वहाँ किताबें हैं। तो अविनाश जी, ये बड़ा रिस्की नहीं है? अगर जैसे आपने वेब की बात की, यूज़र की और रीडर की, अगर दिखाने के लिए आ रहा है वेब पे, अगर आपका सब्सक्राइबर आ गया और कंजम्पशन नहीं कर रहा है आपके कंटेंट का, तो वो आपके लिए बेकार है। तो यही पाठक जो किताबें खरीद रहा है सिर्फ दिखा रहा है, ये खतरनाक नहीं है ट्रेंड? खतरनाक तो यहाँ तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं ना कि वो पाठक कितना, मैं बता तो रहा हूँ ना, वो पाठक नहीं रह गया। पाठक से आपकी मांग थी कि वो बदलेगा और बेहतर कंटेंट की तलाश करेगा और आपके राइटर्स को बड़ा बनाए। जिन किताबों को हमने जारी किया, यहाँ पर जिनके नाम लिए गए, महाकवि कह के निरुपम जी ने संबोधित किया, क्या वो कविता है? मतलब यहाँ जो सभा में लोग बैठे हुए हैं, इस सभा में तो कम से कम कोई कवि नहीं मानेगा कुमार विश्वास को, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कवि तो वो यूजर के द्वारा खड़ा किया गया पोएट है, वो रीडर ने नहीं बनाया उसको। रीडर कभी भी कुमार विश्वास को कभी नहीं मानेगा। तो वो कंजम्पशन की तो बात हो रही है, हम तो यहाँ यही चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना कि पाठक को क्या पसंद है। तो मैं बता रहा हूँ कि पाठक को नहीं, यूजर को क्या पसंद है। इसमें एक प्रॉब्लम वही है कि एक तो पाठक को मोनोलिथ मान लिया गया, दूसरा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया गया। सोशल मीडिया में एक चीज़ होती है एल्गोरिदम। आप जहाँ भी होंगे, ट्विटर पे होंगे, मैं तो ट्विटर पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ और भी दुनिया भर का सोशल मीडिया मेरे ख्याल से हिंदी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं शायद मैं यूज़ करता हूँ। उसमें आपको वही लोग दिखते हैं जो आपके जैसे लोग होते हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों ने घर में किताबें रखनी शुरू कर दी हैं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप मेरी सोसाइटी में आइए और हम एक सर्वे करते हैं। मुझे लगता है 2 से 3 घर आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, आखिर सोशल मीडिया पे कोई अशोक कुमार पांडे या अविनाश मिश्र को क्यों रिक्वेस्ट भेजेगा? इसीलिए भेजेगा कि लेखक को भेज रहा है वो, तो लिखने पढ़ने में उसका कोई इंटरेस्ट होगा। वही हमको दिखाई देता है गोल गोल घूम के 250-300 लोग। उससे मुझे नहीं लगता है कि उससे निकले हुए किसी आंकड़े को नहीं। तो विश्वसनीय आपके अगर लाख फॉलोअर्स हैं, या टोटल हम सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ लें 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो उन घरों में किताबें हैं, तो क्या बुरी बात है? 2.5 लाख घरों में आपकी किताब, आप अपनी सब में नहीं है, सब में बहुत थोड़े में आप अपनी सोसाइटी को कैसे मानक मान रहे हैं ना, ऐसा मत मानिए ना। सैंपल तो ऐसे ही लिया जाता है, 20 सोसाइटी मैं एक बार आप दोनों को रोकना चाहूँगा इस चर्चा पे, क्योंकि सवाल मार्केट के ऊपर हमारा आगे भी है, तो उस पर हम फिर से आते हैं। लेकिन अविनाश जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर कि पाठक जो चाहते हैं वो खुद लिख रहे हैं। और गीताश्री जी, मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। आपने जब करियर शुरू किया, मीडिया के साथ हुआ, फीचर एडिटर रही, महिलाओं की मैगजीन के साथ रही, उसके बाद आपकी किताबें आती रही। अच्छा, एक आपके बारे में किसी ने मुझे कहा, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, उसने कहा कि जितनी देर में हम गीताश्री जी की किताब का नाम पढ़ के सांस लेते हैं, तब तक दूसरी किताब आ जाती है। ये भी कहा गया। तो हलवाई की दुकान पे मिठाइयाँ ताज़ा बनती रहती हैं। बहुत लंबी लाइन है। तो आप एक लंबे समय तक जो है संपादक के तौर पे, पाठक के तौर पे, एक सोशल मीडिया पे आपका कॉलम भी चल रहा था, पाठक के नोट्स, उसके जरिए भी आपने किताबों की बात की है। तो एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है, वो अशोक जी की बात में नज़र आया, अविनाश जी की बात में नज़र आया, और जो प्रमुख पॉइंट था, पाठक जो चाह रहे खुद लिख रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि पाठक जो चाहते हैं वो अभी साहित्य समाज नहीं दे पा रहा उनको? मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी मीडिया वाले से। सर्वे की बात थी, अभी आपने भी सर्वे की बात की, राजकमल ने की, और जब से ये विषय आया तो 40 बच्चों से मैंने भी बात की। अपना पैरेलल सर्वे चला रही थी मैं कि क्या मुझे क्या बोलना है वहाँ। तो आप लोग, राजकमल ने जो आंकड़े दिए हैं, मेरा आंकड़ा उससे मिलता जुलता है, जो मेरा रिज़ल्ट है, तो उस पर मैं बाद में बात करूँगी। मैं बताती हूँ आपको कि जब मीडिया में थी तो हम लोग हर साल एक पाठक सर्वे कराते थे, हर साल, और साहित्य विशेषांक निकालते थे। बाद में मुझे समझ में आया कि एक साजिश के तहत ये सर्वे होते हैं वहाँ पे। मैं बाहर हूँ इसलिए बोल सकती हूँ, वहाँ होती तो मैं नहीं बोलती क्योंकि नौकरी का सवाल था। तो वहाँ वो साजिश के तहत इसलिए कि आपको पेजेस लिमिटेड हैं, मैटर बहुत सारे हैं, विज्ञापन का दबाव बहुत ज़्यादा है और मार्केटिंग का प्रेशर है, संपादक उसका पपेट है। तो वो जो मार्केटिंग वाले डिसाइड करेंगे कि विज्ञापन कितने पेजेस होंगे, और जब आपको गिराने की बारी आएगी, हम लोग पेजेस गिराते हैं, तो जब पेजेस गिराने की बारी आती है तब मार पड़ती है साहित्य या सॉफ्ट फीचर की तरफ, हार्ड न्यूज़ की तरफ नहीं। तो उसमें भी सबसे अधिक कमज़ोर, सबसे असहाय साहित्यिक पेज है।
तो इस पर बहुत बात हुई, और जो हम लोग साहित्य प्रेमी वहाँ थे तो हम लोग को हमारा बना बनाया कहानी का पेज और समीक्षा का पेज, कविता का पेज ड्रॉप हो जाता था, तो हमारी तकलीफ थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग्स में बहुत आवाज़ उठाई, तो एक सर्वे हुआ कि अगर आप लोगों को लगता है कि साहित्य इतना पढ़ा जा रहा है और इसके इतने पाठक हैं, तो क्यों ना एक सर्वे करा ले, तो आप लोगों का भ्रम, अगर आप सही हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपका भ्रम दूर होगा। और चिट्ठियाँ आई, बाकायदा सर्वे हुआ, और चिट्ठियों को मैं ही छांट रही थी और बना रही थी सारे आंकड़े जोड़ के। सच में मुझे आश्चर्य हुआ कि कहानी के सिवा साहित्य में पाठकों को कुछ पढ़ना ही नहीं था। सबसे अधिक मार पड़ी कविता के पेज पे और पुस्तक समीक्षा के पेज पे। उसके बाद ये हुआ कि वो दोनों पेजेस ड्रॉप किए जाने लगे, कहानी एक भी अंक में ड्रॉप नहीं हुई, हर अंक में कहानी। उसके बाद जो विशेषांक निकाले गए, उस विशेषांक में विज्ञापन ही नहीं होते थे, क्योंकि वो साहित्य के नाम पर कोई विज्ञापन नहीं मिलता था, तो उसमें साहित्य विशेषांक में सॉफ्ट, हाँ ये साल था सन 2001 से लेके 2014 के बीच में जितने भी साहित्य विशेषांक निकाले गए, उसमें ऐड के लिए हम लोगों को सॉफ्ट फीचर, या आप कहिए थोड़े बोल्ड, कभी सेक्स टॉयज पे कर दिया, कभी सेक्स सर्वे डाल दिया, कभी फिल्मों में कुछ ऐसे आर्टिकल डाल देते थे, डालना पड़ता था जिससे विज्ञापन वाले मार्केट में जाके विज्ञापन उठा सके, तो हमारे साहित्य विशेषांक का खर्च निकल सके। तो ये दुर्दिन ये देखे हमने साहित्य, हम शुद्ध रूप से एक विक्रेता के तौर पे थे, हम वहाँ वो प्रकाशक के तौर पे नहीं, एक बाज़ार में बैठे थे जहाँ पत्रिकाएं बिकती हैं, और जो मार्केटिंग का बंदा कहता है कि हमें बेचना है, आपको नहीं मालूम, आप यहाँ बैठकर पेज बनाते हैं, हमें बेचना होता है, तो हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो डिमांड, और वही डिमांड जो हलवाई इतनी बार यहाँ हलवाई आया कि मुझे लग रहा है हलवाई होना कोई गुनाह है। आप जिस तरह से साहित्य को अगर हलवाई हो भी गए तो क्या हुआ, कम से कम ताज़ा मिठाई की गारंटी तो है हलवाई के, कि लेखक को अपना एजेंडा नहीं रखना चाहिए। मुझे इसमें बहुत आपत्ति है। अगर पाठक ऐसा कह रहा है तो मैं इस प्रेशर में क्यों आऊँ? मैं जब लिख रही होती हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं होता है। मन्नू भंडारी का बहुत अच्छे स्टेटमेंट है कि पाठक की भूमिका तो उसके बाद शुरू होती है, पहले मैं हूँ। लिखते समय कोई दबाव नहीं है मेरे सामने, जब मैं लिख लेती हूँ, किताब आती है, उसके बाद पाठक की भूमिका शुरू होती है। मैं भी मानती हूँ, उस जमात में शामिल हूँ कि पाठक खुदा है, पाठक महबूब है। मैंने जोर जोर से ऐसी आवाज़ें लगाई हैं ताकि पाठक खिंचा चला है, लेकिन बिना एजेंडा के एक करेक्शन इसमें करता मैं फिर क्यों हूँ यहाँ, जब एजेंडा की बात, जब पाठक एजेंडा की बात कर रहा है तो पाठक नॉर्मली इसको पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहा है। वो ये चाहता है कि लेखक जो है असल में नवीन इसका मैं बताता हूँ, चूंकि मैं इतिहास में लिखता हूँ और विचारधारा वाला मामला बिल्कुल साफ होता है, तो ये मुझसे अक्सर पूछा जाता है। असल में पाठक अपना वाला एजेंडा चाहता है। पाठक वाला एजेंडा होगा तो कहेगा ये एजेंडाहीन किताब है, निष्पक्ष किताब है। अगर पाठक वाला एजेंडा नहीं होगा तो वो कहेगा ये तो एक तरफा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि बीच में है और जो दोनों साइड को सुनना चाहता है और फिर अपना विचार बनाना चाहता है। ये सवाल एक ही किताब में दोनों साइड क्यों सुन लेना चाहता है? वो अपने विचार जानना चाहता है, उसको अपनी स्पष्टता चाहिए। यहाँ पर कहीं पाठक को इतना भोला भाला क्यों समझ रहे हैं? क्यों इतनी उम्र तक बैठा है कि वो किताब पढ़ के अपनी राय बनाए? बहुत सारे यहाँ पैदा होते राजनीति तय हो जाती है घरों में। आप चलिए, हमारे लिफ्ट में आपको छोटे बच्चे मिलेंगे जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान खराब है ऐसा बोलेंगे। आपको चलिए, पूरे जहां माहौल में एजेंडा, बच्चे शुरू से पॉलिटिकल हो जाते हैं, उन्हें पता है, इतना अपने बड़े होने का इंतजार नहीं करता कि बड़ा होकर वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय करेगा। इसलिए इतना दबाव कि लेखक का एजेंडा, बिना एजेंडा के मैं लेखन करती ही नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, मेरा एजेंडा एकदम क्लियर है, मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है। पाठक को मेरी शर्तों पे मुझे कबूल करना है तो महबूब है, नहीं करना है तो बेवफा है। ये बहुत आपने प्यारी बात कही कि आपको अगली बार आपको 10 के नोट पे लिखा मिल सकता है कि पाठक बेवफा है। और अगर लिखा मिले तो आप जानते हैं किसने लिखा है। सुलभ जी, आपका जो है पूरा जो करियर रहा, कथाकार, नाटककार, स्तंभकार, रंग समीक्षक, कंटेंट के साथ आप खेले बहुत हैं
और जब कंटेंट के साथ कोई खेलता है तो वो पाठकों की रुचि को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि आपने विभिन्न तरीकों से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, दृश्य माध्यम में भी, श्रव्य माध्यम में भी, और जब उसको पढ़ा जाएगा तब भी। तो हर तरीके से आपने अलग अलग तरीके से कंटेंट को बहुत सालों में पाठकों के सामने रखा। तो यहाँ पर आप किस तरह से पाठकों में बदलाव होते हुए देख रहे हैं? क्या पसंद आपको नज़र आती है? मित्रों नमस्कार। दिल्ली आकर कैसे फंसा जाता है ये तो दिल्ली आकर मैं फंस गया हूँ। और पिछले दिनों राजकमल में गया था थोड़ी देर के लिए, और बातचीत में कर रहा था। उसमें मैंने कहा कि प्रशंसा ये की कि राजकमल की विविध सरणियों में आवाजाही राजकमल करता है, राजकमल प्रकाशन। कुछ और लोग हैं, लेकिन राजकमल की विशिष्टता यही है कि वो विविध सरणियों में आप आवाजाही। उसके बाद हुआ कि तो ऐसा ऐसा हो रहा है, उसमें आप आइए। हाँ, मैं फंस गया इस तरह। मित्रों, मैं पाठक की चाहना से डरा हुआ लेखक हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं बहुत डरा हुआ लेखक हूँ। मैं डरा ये रहता हूँ कि पाठक उसकी जो चाहते हैं और उसकी चाहतों की जो रंगीनियाँ हैं, या उसकी चाहत से जो कुछ मिलता है लेखक को, वो मुझे कहीं गलत जगह न ले जाए। मैं डरा रहता हूँ, हमेशा डरा रहता हूँ। तो आखिर क्या है कि पाठक क्या चाहता है, ये पता करना मुश्किल है। इतने प्रकार के लेखक हैं, इतनी तरह का विविधताओं से भरा हुआ लेखन है, उतने ही विविध किस्म के पाठक हैं। हमारे गांव के एक बाबूनंद तिवारी थे, जो मेरे पिता से उम्र में बड़े थे, तो मैं बड़का बाबू जी कहता था। उनको किसी ने बता दिया कि ये कहानी लिखता है। उन्होंने मुझे बुलाया, शैया पर थे, लगभग जाने के उनके का समय था। जगह का हो सुननी है, कहानी लिखा तारा। तो हम कहनी जी प्रेमचंद के पढ़ला बड़ा पूरा। हम कहीं कुछ पढ़ला बनी, तो कुछ पढ़ला से ना हुई, जा पढ़ा पहले। साहब एक गांव का आदमी, किसान आदमी, बाद में पता चला उनके निधन के बाद उनके पुत्र गुरुजी तिवारी से जब उनका अलमीरा मैंने खुलवाया, देखा तो समग्र प्रेमचंद उपलब्ध था। पाठक ऐसा भी होता है जो माथा पर गोबर की छैंटी लेकर जाता था खेत में खाद डालने। वंदना के नाना जी के घर के बगल में उनका घर था। तो पाठक इतने तरह के हैं कि आप पाठक की पसंद को सही सही जान पाना और जान करके लिख लेना यह संभव नहीं है। लेकिन ये बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अपने को जान पहचान सकते हैं। मेरा संकट क्या है कि पाठक क्या नहीं चाहता है। पाठक नहीं चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलें। अधिकांश कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं इस तरह के रेटोरिक से भरे पड़े हैं, जहाँ लेखक बिना मतलब बोले जा रहा है। उसके पात्र चुप हैं, पूरा का पूरा परिवेश बोलने को तैयार है, पात्र बोलने को तैयार है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो खुद बोलने के लिए बहुत बेचैन है। अब नतीजा हुआ है कि पिछले 40 वर्षों में हिंदी में खास तौर पर कहानी और उपन्यास जो लिखे गए, वो आप लेखक के बोलने पर है। लेखक बोल रहा है। जिन विचारधारा की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कुछ भी विचारधारा शून्य नहीं है। राजनीति निरपेक्ष कुछ भी नहीं हो सकता है। हम रोटी खा रहे हैं तो ये राजनीति तय कर रही है कि रोटी की कीमत 1 रुपये होगी कि 10 रुपये होगी, तो हम राजनीति निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लालू यादव, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, फलाने चिलाने की भाषा में अपने उपन्यास में बात करें, या वैसा ही आचरण और व्यवहार हम करें। तो आखिर क्या है? पाठक ये नहीं चाहता। पाठक चाहता है, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि वो सूर्योदय जब देखे, वो रोज सुबह उठता है, सूर्योदय देखता है, लेकिन आपकी किताब के पन्नों पर जो सूर्योदय हो वो पहली बार वो देख रहा हो। वो चंद्रमा को देखे तो उसे लगे कि वो पहली बार। ये पाठक चाहता है। आप जो सच, जो यथार्थ उसके लिए परोस रहे हैं, वह यथार्थ उसको लगे
उसका जीवन उससे जुड़ा हुआ है। वो रोज चला जा रहा है, रोज ठगा जा रहा है, रोज उससे युद्ध कर रहा है, रोज उससे कमाई भी कर रहा है, तरह तरह का है। लेकिन वो पहली बार लगे पढ़ते हुए उसको कि नहीं, वो तो ये पहली बार जान रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। यह विश्वसनीयता अगर लेखक अर्जित करता है अपने पाठक के साथ, तो वो पाठक की चाहना को पूरा करता है, वो पढ़ा जाता है। अब कितना पढ़ा जाता है, किताबें कितनी बिकती हैं, ये सब साहित्य की क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता, माफ कीजिएगा। बाजार जो है वो साहित्यिक मूल्यों को नहीं तय कर सकता, बाजार के आंकड़े साहित्यिक मूल्यों को नहीं तय कर सकते। पिछले दिनों जो लेखन हुआ है, यह हो रहा है, या मैं ऐसे लेखकों को जानता हूं, आप सब जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे आप भी और मैं भी, कि शोध के नाम पर कूड़ा परोसा गया। बड़े मोटे मोटे उपन्यास आए और यह बाकायदे कहा गया कि इन्होंने इतना शोध किया है, और उसमें सिर्फ शोध ही दिखाई पड़ रहा है, उपन्यास नहीं है। तो हम रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, एक से एक रचनात्मक ढंग से लिखे गए रिसर्च पेपर हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो। मैं अंबिकापुर में पोस्टेड था, वहाँ की लाइब्रेरी में आप मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा जैसी गज़ल जिन्होंने लिखी ने गाया है, अमीक हनफी। उर्दू में जो शायरी की जो जदीदियत है, जो आधुनिकता है, उसकी शुरुआत अमीक हनफी से मानी जाती है। वो उसके डायरेक्टर थे, आकाशवाणी में मैं नौकरी करता था। तो उन्होंने जो लाइब्रेरी बनाई, उस लाइब्रेरी में मैं किताबें ढूंढ रहा था। अच्छा, उस पर उनकी इंक्वायरी हुई थी, पहली बार किसी डायरेक्टर पे इसलिए इंक्वायरी हुई कि इसने लाइब्रेरी में इतनी किताबें क्यों खरीद ली, दूसरे बजट की किताबें, बजट ट्रांसफर करके उन्होंने किताबें खरीद। तो उसमें एक किताब मिली जो रीडर्स डाइजेस्ट में अपराध कथाएं आती थी, उनका एक संकलन था, और क्या खूबसूरत कहानियां थी उसमें, अपराध की कहानियां, दुर्लभ कहानियां, जीवन को विश्लेषित करती। वो सब एक जगह, इतनी मोटी किताब थी, उस जंगल में मन लगाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो वैसे भी पढ़ना एक व्यवस्था थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाठक की पसंद बहुत होती है। आप जिंदगी की अगर नब्ज पकड़े हुए हैं तो पाठक आपको पढ़ेगा। अब बिक्री, ये बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ों पर, बाजार पर, समय पर, प्रकाशक पर। आप बहुत मैं ऐसे कवियों को जानता हूं कि जिनका नाम भी मैंने नहीं सुना था, अचानक उनकी किताब मेरे पास आई, मैंने उसको, कविता संकलन ठीक ही था, कोई बुरा नहीं था, मैं कविताएं ज़्यादा पढ़ता हूं, मैं गद्य बहुत कम पढ़ता हूं। बाद में पता चला कि 1100 की प्रति ही उन्होंने खरीद ली। तो ये सब भी है, ये सब भी कोई झूठी बात नहीं है, ऐसे भी हो। लेकिन वो बाजार में अगर तभी टिके रह सकते हैं जब दूसरी किताब भले वो खरीद लें, लेकिन कविताएं हों, अच्छी हों। एकदम गोबर लेकर के वो आएंगे तो नहीं होगा, कोई प्रकाशक नहीं छापेगा। अच्छा, प्रकाशकों ने पैसा दे करके किताब छपना, छपवाना, कूड़ा इस मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है। पाठक कुछ सोचिए, पाठक कितना परेशान है, उसमें से कैसे अपने लिए चीजें चुने। आपकी इस बात से मुझे एक पाठकों के आरोप का भी एक सेक्शन था, तो कविता की बात हुई, पाठकों का आरोप पे, तो अविनाश जी के लिए जो है एक आरोप आया था, और मैं ये अविनाश जी आपसे पूछना चाहूँगा। कविता के ऊपर आपने बहुत सारी टिप्पणियाँ की, कविताओं को लेके हिंदी पे आप कविताएं प्रेजेंट कर रहे हैं। कई ऐसी कविताएं हैं जो स्त्री को देह के रूप में प्रेजेंट करने के खिलाफ हैं, लेकिन जब उसके पोस्टर बनते हैं तो वो इसी तरह से बनते हैं कि वो क्लिकबेट की एक जो बात की थी गीताश्री जी ने भी, कि अखबारों में भी ऐसे आर्टिकल लिखे जाते थे कि वो पढ़े जाएं, ये क्लिकबेट जो है नज़र आता है कई जगह। और आपके पाठक, आपने संभवतः कविता को वहाँ प्रमोट किया, लेकिन आपके पाठक वहाँ पर आकर काफ़ी उसके अगेंस्ट बोलते हैं। तो ये चयन किस तरह का है? क्या वो क्लिकबेट का प्रेशर वाकई है, जो पाठकों के दबाव की हम बात कर रहे हैं, वो आपके ऊपर महसूस होता है? पाठक है नहीं, वो यूजर हैं। मैं पाठक मतलब पाठक मेरे लिए वो है जिसमें ज्ञानात्मक संवेदन हो, जिसकी बात मुक्तिबोध करते थे। मैं पाठक नहीं मानता हूँ। जो आप क्लिक बेट कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर जो स्त्री की तस्वीर देख के क्लिक करते हैं या उस लिंक तक जाते हैं या उस आधार पे लाइक देते हैं, वो पाठक नहीं है। पाठक के बारे में सुलभ जी ने कितनी महत्वपूर्ण बातें की, वो बातें, वही पाठक है जिसकी चाहना से वो डरे हुए हैं।
वो पाठक यूजर की चाहना से हम क्यों डरेंगे? वो चाहता है कि अगर ऐसी तस्वीर लगाने में वो क्लिक करेगा तो हमें वो तस्वीर लगाने में क्या समस्या है? हमें भी 50 लाइक क्यों अच्छे लगेंगे, 5000 लाइक अच्छे लगेंगे ना। तो दबाव इसका मतलब हम पर है। एक सेकंड मुझे आप जी। समय देंगे अगर जी, अनुमति जी, दे तो। मेघदूत में श्लोक मुझे याद नहीं है संस्कृत का कि मेघ वो नीलवर्णा नदी है, वो कहता है मेघ आता है और उसके वस्त्र उठाता है। भाई, स्त्री, स्त्री की देह, पुरुष, स्त्री की कामना, पुरुष की कामना, स्त्री की पुरुष की कामना, ये सब कुछ नया नहीं है, यह वर्षों से चला आ रहा है। हम क्यों स्त्री की देह को अछूत माने कि ना उसको साहित्य में ढक के रखेंगे और रोज जीभ लपलपाएंगे उसको देख करके बाजार में, क्यों? तो वह उतना ही महत्वपूर्ण है, सृजन का उतना ही बड़ा कच्चा माल है वो, स्त्री की देह हो या पुरुष की देह हो, पुरुष की कामना हो या स्त्री की कामना हो। और हमारे साहित्य, हमारा जो क्लासिक है उसमें वो उपलब्ध है और श्रेष्ठतम रूप में उपलब्ध है, खुला हुआ उपलब्ध है। मैं यही कह रहा था कि पाठक को जब तक यह एहसास नहीं होगा, उसके भीतर यह चीज नहीं आएगी कि वह श्रेष्ठतम चीज पढ़ रहा से उसका साक्षात्कार हो रहा है अपने जीवन में इन किताब के पन्नों पर, तब तक वो आपकी कदर नहीं करेगा, आपकी कदर नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग मेघदूत लिखें, आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्ममुग्धता आपको नष्ट कर रही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे निरुपम जी को, अशोक जी को, कि जिस यूजर की बात कर रहे हैं कि मेरे तो ऊपर 50,000 लाइक्स आता है, 5,000 लाइक्स आता है, मेरी किताब क्यों नहीं छापिएगा? आप छाप दीजिए, 5 कॉपी नहीं बिकने वाली है, उन्हीं को खरीदना पड़ेगा। ये सर किताब भी बिक रही है उनकी, जिनके नहीं, लाइक्स आ रहे हैं ऐसा उनकी भी हुआ कि नहीं भी बिका है। नहीं बिकी भी है। मुझे इश्क नहीं प्यार चाहिए करके एक कविता का संग्रह आया था, मेरा और ये खूब कहना बिका है कि है। पाठक जो है वो उपलब्ध है। अच्छी चीजें हमेशा कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, आप अगर चाहते हैं। अच्छा, और पीयूष मिश्रा की किताब अगर बिक गई है 40,000 50,000, तो इसलिए नहीं बिकी है कि पीयूष मिश्रा ने बहुत बढ़िया लिखा है। पीयूष मिश्रा से आप 10 मिनट बात नहीं कर सकते हैं शराब पीने के बाद, वो आपकी मां बहन करने लगेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं और निजी अनुभव बता रहा हूं। आप पीयूष मिश्रा एक एक्टर हैं, इसलिए किताब, लेखक को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, कम से कम मुझे इसकी चिंता नहीं। इस पे मैं एक सवाल आपसे एक सेकंड लेखक वो पाठक की चाहत से डरा हुआ है, तो इसमें लेखक की स्वायत्तता कहीं मायने नहीं रखती फिर? अच्छा, एक लेखकीय स्वायत्तता की जो बात मुझे कुछ बोल देंगे। एक सवाल भी मैं वक्त में ले लीजिएगा जी। एक सवाल मैं अशोक जी यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा। बीच में सौरभ जी ने बात यहाँ की थी कि बीच में 40 साल जो है गैप सा नज़र आया, और ये बहुत से पाठकों का, एक पाठक का मैं यहाँ कमेंट भी पढ़ता हूँ, उसने ये लिखा कि अभी के लेखकों का चेहरा याद रहता है पर उनका लिखा नहीं, जबकि स्कूल में जिनको पढ़ा था उनको तो देखा भी नहीं, फिर भी दिमाग में उनके लिखे की अच्छी छाप है। एक और ने इसी तरह का एक कमेंट किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कालजयी पुस्तकें हुई, टैगोर की, प्रेमचंद की, निराला की, पंत की, महादेवी की, अमृता, दिनकर, रेणु, आज के युग की 10 कालजयी कौन सी कही जाए? अब ये सवाल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो लोग सबको कूड़ा कचरा कह रहे हैं उनकी किताबों का भी नाम उनको बच्चों को याद नहीं है। अब प्रेमचंद की बात सौरभ जी ने कही कि जिस तरह से उनको कहा गया उनको पढ़ने के लिए, तो प्रेमचंद की पीढ़ी के बाद क्या हमारे पास पाठक की पसंद के लिए या पाठक जिससे जुड़ सके ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया? दरअसल ये सारी बातें करते हुए हम मान लेते हैं कि हमारा पाठक परफेक्ट है और पाठक को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम मान लेते हैं। जैसे वो कह रहा है कि कालजयी 10 नाम गिना रहे हैं, इनमें से जीते जी कोई कालजयी नहीं था, इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो जीते जी कालजयी हो गया था, जो जीते जी घोषित कर दिया गया था कि कालजयी हैं। काल तय करेगा कि कौन कालजयी है और साल तय करेगा कि कौन सालजयी है।
ये तुरंत कैसे तय हो जाएगा? आज कैसे मैं कह दूं कि फला कालजयी होंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं ऋषिकेश सुलभ जी का उपन्यास आया, मैं बिना हिचक के, बिना किसी के कह रहा हूं कि कमाल का उपन्यास था। आप में से जिसने भी शुरू किया होगा, खत्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, और वो एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिससे हम मध्यवर्गीय, खासतौर पे हिंदू और सवर्ण लोग जो हैं वो लगभग अपरिचित होते हैं। तो वो एक अद्भुत उपन्यास है। अभी नहीं बिका, हो सकता है कल को कोई आदमी अपने इंटरव्यू में उसका नाम ले ले, हो सकता है कल को किसी वजह से वो बिकना शुरू हो जाए, उस पर एक फिल्म बन जाए और वो कालजयी हो जाए, अगले 50 साल 100 साल तक बिकता रहे, कौन जानता है? ऐसी किताबें क्या हम नहीं जानते? लेकिन पाठक को परफेक्ट मान लेना भी अपने आप में समस्या है। यहां पर पाठक जो है उसकी भी ट्रेनिंग होती है। एक पाठक होता है जो प्रेमचंद 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 इसलिए करता है क्योंकि क्लास में उसने प्रेमचंद की 4 कहानी पढ़ी हुई है और उसको लगता है कि साहित्य का यही प्रतिमान है। दूसरा पाठक होता है जो प्रेमचंद को भी पढ़ता है, उसके बाद यशपाल तक आता है, फिर चलते 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 ऋषिकेश सुलभ तक भी आता है, वो गीताश्री तक भी जाएगा, वो वन्ना तक भी जाएगा, वो और आगे तक जाएगा। वो लगातार पढ़ते पढ़ते खुद को डेवलप करता है। जैसे 8वीं में या 10वीं में जो किताब, मैं नाम लेके बात करता हूं, पंकज बिष्ट जी की किताब है उस चिड़िया का नाम, यही नाम सही कह रहा हूं ना? अब ये किताब मुझे, आप सोचिए मेरी क्या गलती थी कि बीए फर्स्ट ईयर में मिल गई मुझे। बीए फर्स्ट ईयर में मिली, मैंने एक रात में पढ़ डाला। तब मैं एक रात में बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ जाता था और मैंने कहा क्या कूड़ा है, बकवास है। अब उसके बाद पंकज जी से मेरी मुलाकात हुई जब मैं समयांतर का लेखक बन गया। अब आप सोचिए लगभग 12-15 साल बीत जाते हैं और बात उसके बाद के दोनों उपन्यास में पढ़ चुका था। तो बात होने लगी, मैंने कहा वो मुझे पसंद नहीं आया था, पता नहीं कैसे लोगों को पसंद आता है। पंकज जी ने एक पंक्ति में कहा कि एक बार दोबारा कोशिश करो, शायद अच्छा लगे। और मैं आया और इस बार मुझे पढ़ने में 15 दिन लगे वो उपन्यास, और उसके प्रभाव से मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया हूं, शायद आगे भी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का तो उनका आखिरी वाला था, लेकिन दरवाजा की बात कर रहा हूं। तो पाठक की भी तो ट्रेनिंग होती है, पाठक भी सीखता है। जैसे अविनाश ने एक बात कही कि पाठक जो चाहते हैं वो खुद लिखने लगे हैं। लिखने लगे नहीं है, शुरू से लिख रहे हैं। हर लेखक बेसिकली एक पाठक होता है, और सोशल मीडिया ने ही किताबों को नहीं किया। हम लोग क्या करते थे, कविताएं पढ़ते थे, एक कोई ऐसा विचार आया जो ऐसा लगता था कि ये किसी ने अभी तक नहीं लिखा है। ये अलग बात है कि शुरुआत में लिखने के बाद में समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत लोग लिख चुके हैं, क्योंकि परंपरा का हमारा अध्ययन नहीं होता है। आज सुबह प्रियंका दुबे ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना, हालांकि मैं पब्लिकली नाम लिख चुका हूं। अगर आपने निर्मल वर्मा को नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे नए लेखक आपको लगेंगे अद्भुत हैं, भाषा का ऐसा प्रयोग है ही नहीं कहीं। मैं एक बातचीत में था और उसमें एक नई वाली हिंदी के लेखक थे, उन्होंने कहा हम पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी लिखते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। और मैंने कहा कृष्ण बलदेव वैद अगर होते तो या तो मेरा सर पीट लेते या अपना सर पीट लेते, वैसे बहुत शरीफ इंसान थे, चुपचाप मुस्कुरा के चले जाते। तो आपको वो परंपरा नहीं पता है। आपको अगर वो परंपरा पता होती, अज्ञे मतलब कितने नाम लेने हैं, कितने नाम लेने हैं, रांगे राघव, अज्ञे, कहाँ नहीं है, आपको मिल जाएगा हर जगह। लेकिन अगर आपने वो परंपरा नहीं पढ़ी है तो आपको लगता है ऐसा नहीं लिखा जा रहा। आज के दौर में बहुत बुरा लिखा जा रहा है। आपने कितना पढ़ा है, कितने लोगों को पढ़ा है आपने फेसबुक पे 5 कविताएं पढ़ी और आपने कह दिया आज के दौर में बहुत बुरा लिखा जा रहा है। फेसबुक पे अपनी नियमित कविताएं वही लोग लगाते हैं जो दरअसल अपने कवि होने को लेकर शंकित होते हैं। मैं कविताएं लिख चुका हूं और मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूं कि कोई कवि अपना पहला ड्राफ्ट कभी पब्लिकली लगा ही नहीं सकता है। कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता। आज भी अगर मैं कविता लिखूंगा तो पहला ड्राफ्ट तो मैं लगा ही नहीं सकता। ये लेखन की प्रक्रिया है। हम लोग लिखते हैं 4-5 ड्राफ्ट से पहले तो संतोष नहीं आता है। इतिहास की किताब 2-2 ड्राफ्ट हो जाती है। सामने हमारे संपादक बैठे हुए हैं, भेजने के बाद कई बार दोबारा काम होता है, रुक जाओ यार इस चैप्टर पे काम कर रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश सुलभ जी बैठे हुए, तमाम लेखक बैठे हुए। तो पाठक की भी अपनी एक ट्रेनिंग होती है, एक परंपरा होती है जिसको पाठक को जानना होता है, उसके बाद वो इवेलुएट कर पाता है। एक सेकंड बस। पाठक को अगर आप कंज्यूमर और केवल कंज्यूमर मान लेंगे और पाठक के फैसलों को अंतिम फैसला मानेंगे तो वो भी दिक्कत होगी। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था कि दोनों को मिल के बात शुरू होती है। हमें भी डेवलप करना होता है, उनको भी डेवलप करना होता है। फिर एक सम की स्थिति आती है कि वो जो चाहते हैं वो हम जान पाते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और जो हम कह रहे हैं वो थोड़ा बहुत वो समझ पाते हैं। पढ़ना, देखना और सुनना, ये तीनों कलाएं हैं। हाँ, इसको मान के चलना होगा। इस पर लिखा भी गया है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है, दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। ये तीनों कलाएं हैं। तो पढ़ना भी एक कला है, पाठक भी प्रशिक्षित होता है और हर तरह का पाठक है। इतने संस्मरण है कि मैं सुनाऊं आपको तो सारी रात बीत जाए। पाठकों के संस्मरण है मेरे पास। बिल्कुल अभी एक पाठक का फोन आया,
पटना पुस्तक मेला से किताब लेकर वो सिवान पहुंचे थे। उन्होंने पूछा मुझसे, काजी रउआ डकैतियों कैले बनी? हालत खराब। उपन्यास में डकैती का दृश्य उन्होंने पढ़ा। हमने कहा कि नहीं ना, हम तो डकैती नहीं की कैले ना महाराज, बिना डकैती के लिए ऐसा क्यों लिख सकेला? अच्छा, मैं उनके हाथ रो रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप मान जाइए, आप मेरा पिंड छोड़िए, मैं मानने को। अब सवाल ये है कि देखिए, आप जो लिख रहे हैं, आप अगर बहुत ही रचनात्मक और रचनात्मक ईमानदारी के साथ अपने समय के सच से टकरा रहे हैं, तो पाठक आपको मिलेगा। आप किस मात्रा में पाठक चाहते हैं? जिस भाषा को बने हुए 100 साल हुए या 100 कुछ साल हुए, जिस भाषा में अगर कवि को विदूषक समझा जाए, अगर आपका बेटा, मैं सिर्फ यहाँ बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका बेटा कविता लिखने लगे और कोई पूछे कि बेटा क्या करता है, हाँ कविता लिख रहे हैं आजकल, जिस भाषा में कवि और लेखक। आप तो आकाशवाणी में नौकरी किए हैं, मैं जहां नौकरी करता था, जब पता चला कि मैं कविता लिखता हूं तो ऑफिसर ट्रांसफर मैं हो रहा एक था, बार मुझसे आप कहा सबको गया, इसे कविता रोकूंगा लिखनी। क्योंकि हम कहीं ना कहीं वापस लेखकों के ऊपर चले आ रहे नहीं, हम हैं। लेखक की प्रश्न बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ हिंदी मैं के वही कह पाठक रहा का हूं, है। मैं वही कह रहा हूं हाँ। कि जिस भाषा में लेखक और कवि विदूषक समझे जाएं, उस भाषा में पाठक की खोज करना बहुत कठिन काम है। और जेन्युइन पाठक की खोज करना, उसको आप किताबों के बिक्री के आंकड़े से थोड़ा बहुत पा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह किताबों के बिक्री के आंकड़े से आप नहीं पा सकते। किताबों की बिक्री का आंकड़ा, ये एक पाठक का चॉइस हम मान सकते हैं। गीताश्री जी, अब मैं आपसे इस पे जानना चाहूँगा कि किसी पाठक का एक कमेंट था, उन्होंने ये कहा कि साहित्यिक लोगों ने, विशेषकर से हिंदी विभाग से जुड़े लोगों ने, आलोचकों ने पाठकों को दूर कर दिया। एक तरफ आपने ये कहा था कि पाठक जो होता है वो सब जानता है, दूसरा हम कह रहे हैं कि पाठक की ट्रेनिंग आवश्यक है। इसको मैं मानता हूँ। हमने भी जो है बहुत हल्की फुल्की रोम कॉम टाइप की किताबें पढ़नी शुरू की और वहाँ से धीरे धीरे कुछ सालों में गंभीर किताबों की तरफ बढ़े। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पाठक ये भी जानता है कि उसको वहाँ तक आना है। लेकिन कहीं ना कहीं पाठक को लगातार, लेखक समाज को, और आज जब हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम सब ने पढ़े हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे पाठक की बात की जा रही है। ये मूल भाव यही था, शब्द चाहे जो हों। तो पाठक को दूर करने का प्रयास तो हमने किया है कहीं ना कहीं लगातार। मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी किताब की बात हो या उसकी चॉइस की बात हो, हम उसको कहीं ना कहीं कहते हैं अच्छा तुम यही किताबें पढ़ते हो। ये पाठकों का आरोप है हम लोगों के ऊपर। नहीं, आप किस लेखक की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि किस लेखक ने कहा कि ये किताब क्यों पढ़ रहे हो। अब ये हिंदी विभागों में विद्यार्थियों के साथ भाई, आप बहुत ज्यादा हो रहा है। हिंदी विभाग इसके को साहित्य अलावा का केंद्र क्यों मान रहे हैं आप? आकाशवाणी को, दूरदर्शन को, हिंदी विभाग को, इसको साहित्य का केंद्र मत मांगिए। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सारी अवधारणा नष्ट हो चुकी है, वो सारे संस्थान मृत हाथी की तरह हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने भी अभी जो चर्चा की है, इस चर्चा में हम लोगों ने भी कहीं न कहीं इस चीज को रखा कि हमने कहाँ किसी विश्वविद्यालय की बात की। जी, मैं एक बार गीताश्री का आंसर इस पे लेना चाहूँगा, उसके बाद हम इस पे आते हैं कि कहीं ना कहीं हम सब भी इस बात को कह रहे हैं कि पाठक जो है, हम क्या लिख रहे हैं, हम उसको श्रेष्ठ, आप माने न माने, मुझे महसूस हुआ कि हम सब ने उसको श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की है, पाठक की समझ से ज़्यादा, अगर वो नहीं चला। जी, इसके बाद नवीन, एक लाइन बोलूंगा फिर गीता से, एक लाइन बस। देखो, अगर साहित्य को आप कला मानते हो जी, तो कला की कोई भी विधा हो, संगीत की विधा हो, पेंटिंग की विधा हो, चाहे जो भी हो, उसको देखने के लिए नजर पैदा करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। यही बात हो रही है। सही बात, आगे गीता श्री बात। सही बात। देखिए, हिम्मत शाह की प्रदर्शनी लगी थी और मैं उस समय कला पे कवर करती थी, तो मैं खड़ी थी वहाँ पे। वो हाथ बनाते हैं, उनके हाथों की मुद्राएं। तो हिम्मत शाह, ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जो बाद में कई जगह छपा। उन्होंने कहा कि तुम देख रही हो, तो मैंने कहा जी देख रही हूँ, लिखना है। तो उन्होंने कहा आँख बंद करो, पेंटिंग को देखने की एक तमीज़ होती है, तुम देखो मत, सुनो। और 5 मिनट तक उन्होंने मुझे कहा आँख बंद रखो, और मुझे सचमुच उन हाथों में जो एक आवेग, एक जो हवा को रोकने की एक कोशिश, किसी को छूने की जो एक कशिश, वो सब कुछ मुझे महसूस हुआ। उन्होंने कहा अब आंखें खोलो। जब किसी कला के पास जाते हैं, जो अशोक कह रहे हैं, मैं अशोक की हर बात से सहमत हूँ आज, एक एक बात से, कि कला को देखने की और कला को पढ़ने की एक तमीज़ होती है। अब आप पाठक की तरफ से लोग कहते हैं कि क्या पाठक कुंजी लेकर किताब पढ़े? तो भाई
जब हम लिख रहे हैं तो क्या हम कोई उसके साथ एक कुंजी भी लगा दें कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको पढ़ के डिकोड करें। एक लेखक एक लेखकीय स्वायत्तता होती है जिसकी मैं हिमायती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक लेखक से आप ये उम्मीद करें कि वो प्लम्बर का भी काम जाने और वो बिजली मिस्त्री भी हो और वो प्रकांड पंडित भी हो, वो उससे सारी विद्वता की आप अगर उम्मीद करते हैं तो एक लेखक एक पाठक से उम्मीद करता है कि उसको भी इतनी समझ होनी चाहिए, वो अपना सिस्टम भी अपग्रेड करे, उसका सॉफ्टवेयर भी इतना अपग्रेड हो कि वो विंडो 11 के साथ साथ चले। अब विंडो 7 का पाठक विंडो 11 के लैपटॉप को हैंडल नहीं कर सकता। तो पाठक को भी, मैं पाठक हूँ, मैं मानती हूँ, मैंने पाठक के नोट्स लिखे, तो मैंने अपने भीतर वो टूल डेवलप किए। देखिए, आप कहेंगे मैं स्त्री हूँ तो स्त्री कार्ड खेल रही हूँ। आप बताइए, आलोचक भी बैठी हैं, सुजाता, इतने लोग बैठे हैं, स्त्री रचनाशीलता को समझने वाले टूल कहाँ विकसित किए गए हैं? ना पाठक समझ पा रहा है, ना आलोचक समझ पा रहे हैं। अकेले सुजाता क्या कर लेगी? तो आप देखिए कि कैसे पाठक अभी अपने को अपग्रेड करने को तैयार नहीं है, और आप लेखक से कहते हैं कि वो अपनी स्वायत्तता से समझौता कर ले और वो छिछियाता फिरे कि तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है, बेबी को क्या पसंद है। तो ये लेखक का काम नहीं है कि वो पाठकों से पहले पूछ के उसके बाद वो बैठे, तब तो वो प्रेतात्माओं का जो आह्वान है उसका क्या होगा? आप तो कहते हैं मुझे तो पता नहीं कैसे लिख गया, अपने आप किरदार लिखवा लेते हैं। तो ये सब तो बड़ी वायवीय बातें हैं। फिर तो इसमें मैं विश्वास क्यों करूं? मैं तो कहती हूँ आप प्लान करके लिखते हैं, आप अपने लिए लिखते हैं, अपनी लेखकीय स्वतंत्रता का पूरा इस्तेमाल करते हुए। लेखक से ज़्यादा स्वतंत्र कोई नागरिक नहीं इस पृथ्वी पर। तो उस समय आप किसी के गुलाम कैसे हो सकते हैं और किसी के बंधुआ कैसे हो सकते हैं? ठीक है, हमने खुदा माना, लेकिन खुदा के भी बंधुआ नहीं हो सकते ना। हमारी पॉलिटिकल या हमारी सोशल कमिटमेंट सबसे पहले हमारे प्रति, हमारे लेखन के प्रति है। और लेखन अगर हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है और हमें मुक्त करता है, तो सबसे पहले हम अपने किरदारों, अपने उस सोशल इश्यूज़ को, जो मैं मानती हूँ कि जब एक बार मैंने एक संपादकीय लिखा बिंदिया पत्रिका में, आप यकीन नहीं करेंगे, बेनीपुरी जी के परिवार की लड़की थी। मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ। हम लोग आपकी भावना समझ गए और आपकी बात भी समझ गए, और हम ये मान रहे हैं कि आप ठीक कह रही हैं। और यहाँ मतलब एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन पाठकों को हम इतनी नसीहत अभी हम दे रहे हैं अभी तो थोड़ा उनकी भी सुन लें। यहाँ कई पाठक बैठे हैं, सुनते हैं ना। देखिए, मंच लगभग आपसी सहमति में जा चुका है, तो थोड़ा पाठक की भी सुन लेते हैं। नहीं, मैं वो पाठक की बात बता रही थी। अब थोड़ा सा सवाल, आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है जरूर पूछ। हाँ, वैसे सबसे कम बोलने का मौका मुझे दिया गया। मेरे पास माइक आ गया, लेकिन ये किसी को भी गलत आलोचक के पास गया मामला। चलिए, अगर कोई पाठक बैठा हो मेरे जैसी मैं 10 साल पहले थी कि लेखक को देख के छुप जाती थी और किताब खरीद के छोले भटूरे खा के चली जाती थी, तो वो सकुचा गया होगा आज, घबरा के शायद डेस्क के नीचे छुप जाए। इतनी सारी बातें कह दी गई पाठक के लिए। अब चूंकि पाठक और लेखक दोनों हैं और आलोचक भी आपने कह दिया, तो मैंने मान लिया। तो एक चीज़ जो मुझे पूरी बातचीत में लग रही है, सुलभ सर, आपको सिर्फ दिल्ली में नहीं फंसाया गया है, लेखकों को इसमें चालबाजी से फंसाया गया है। ये सवाल लेखकों का नहीं है, ये सवाल असल में सिर्फ प्रकाशक का है और या फिर आलोचक का है ना। पाठक को, हिंदी पाठक को क्या पसंद है, ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लेखक के पास तो पाठक पहले से होता है जब वो लिख रहा होता है, और वो इम्प्लाइड पाठक होता है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो ग्रुप, वो वर्ग, वो समूह होता है जिसको वो संबोधित कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा कोई पाठक होगा, तो उसके पास पहले से पाठक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो इम्प्लाइड पाठक उसके दिमाग में है जब वो लिख रहा है, जैसे रीतिकाल में जो लिखा जा रहा था, पता था कि इसका पाठक कौन होगा, एक नागरिक होगा। प्रॉब्लम आती है वहां पे जहां वो इम्प्लाइड पाठक प्रकाशक के जरिए एक्चुअल पाठक तक पहुंचता है, और तब लेखक को ये लगता है कि अरे बाबा, मैंने तो दुनिया की महानतम कृति लिखी थी, पाठक को अकल नहीं है, पाठक के पास समझ नहीं है, इसका सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। और फेसबुक वाली जो यूज़र वाली बात हुई है, बेहद मुझे आपत्तिजनक लगी है।
अगर यूज़र कहना है तो हाँ, सिर्फ उतने लोग हो सकते हैं जो फेसबुक जैसे सोशल मीडियम पे मौजूद हैं, वो वहाँ पर फ़ोटो डाल सकते हैं किताबों की दिखाने के लिए कि वो भी क्योंकि वो एक यूज़र हैं उस मीडियम के। तो वो जो ग्रुप है, वो वर्ग है, बहुत छोटा है। एक तो तमाम बातें जो हो रही हैं बहुत हवाई हवाई सी लग रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि जो आंकड़े हैं और जो बातें हो रही हैं, ऐसा होता है, अज्यूम करके लेखक को कहनी पड़ रही हैं ये बातें कि मैंने देखा है ऐसा होता है, क्योंकि ये लेखक का सवाल है ही नहीं। उस एक्चुअल पाठक की हमको सुजाता, आपकी प्रकाशक आलोचक कर सकते। आपकी बात आंशिक रूप से सही है कि यह उसमें सिर्फ मैं इतना ऐड करूंगा कि ये सिर्फ लेखक का सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का, माने लेखक का सवाल है ही नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ लेखक का सवाल नहीं है। दूसरी बात कि मैंने कहा फंसाया गया, वो मैंने चुहल के अंदाज में कहा। मैं इस पर खूब बहस, मैं इस पर खूब बातें करना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ कि पाठक, और मैंने कहा कि हम लोग ज़्यादा बोलने लगे हैं, हम जो लेखक हैं वो अपनी रचनाओं में ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगे हैं, इसलिए पाठक हमारे पास कम आता है, नहीं के बराबर आता है। जो जितना कम बोलता है लेखक, आप देखिए उसके पास पाठक ज़्यादा है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि पाठक की संख्या सिर्फ बिक्री से नहीं होती है, ये मैंने रिपीट कर रहा हूँ। और अगर राजकमल प्रकाशन के आंकड़े या किसी प्रकाशक के आंकड़े अगर 65,000 या 70,000 गीतांजलि श्री जी की किताब बिकी है, तो वो ये डाटा उसमें ये संख्या जुड़ी है उनके पुरस्कृत होने के बाद। और मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, आधा गांव जैसे उपन्यासों में राग दरबारी को पहली बार 50 पृष्ठ के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। इस तरह की भाषा की एक रसता ऐसी थी, एक रस भाषा। फिर उसी भाषा में 50 पृष्ठ के बाद सारी कहानी चलती है। फिर चूंकि मैं प्रोफेशनली एक लेखक हूं, मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने उसको पढ़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मेरा ये कहना कि पाठक है, और पाठक की चाहना हमेशा अच्छी चीजों को लेकर के है, उसको लेकर के निराश होने की जरूरत नहीं है। बोलिए बड़े गंभीर सवाल ऐसे करके, हाँ। बड़े गंभीर और गंभीर बातें और सवाल हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि कोचिंग के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर और स्कूल के अंदर पढ़ते समय टीचर और घर वाले ये बताते हैं कि तुम्हें पाठक बनना क्यों है, ना तो इससे नौकरी लगती है, और ये तो सवाल ही नहीं होता है कि तुम्हें बेहतर इंसान बनना है, ये सब चीज़ें। तो क्या ये प्रकाशक और लेखक ये छोड़ दें इस सवाल को कि तो हमारी चिंता ही नहीं है कि पाठक बने क्यों हिंदी का, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है? तो सर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। किसने कहा अंग्रेजी में ऐसा नहीं है? किसने कहा कि बचपन में अंग्रेजी वाले जो होते हैं वो पोएट्री और प्रोज देते हैं क्लास पढ़ने के लिए बच्चों को? स्कूल में नहीं देते हैं, लेकिन जो सोशल बैकग्राउंड उनका होता है उसमें एक महत्व बताया जाता है कि बाकी चीज़ें पढ़ने से। ये गलतफहमी है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम समाज के उस हिस्से में हैं जहाँ उस तरफ अंग्रेजी वाले, इस तरफ हिंदी वाले, और हम ना इधर के ना उधर के हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी दुनिया में कहीं साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए माँ बाप या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आप जिंदगी में सफल हों, वो कभी नहीं कहेंगे। बहुत साफ है, ये अंतश प्रेरणा का एक मामला होता है। और दूसरा मामला, अगर आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी तो जो शायर हुआ करते थे उनके आसपास बहुत सारी महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी। अब देखने से महिलाएं लगती हैं, उस ज़माने में लड़कियां हैं। तो या तो ये इस तरह की चीज़ों से आता है कि हम लिखेंगे तो ज़रा सा फेमस हो जाएंगे, या फिर एक अंतर प्रेरणा होती है कि पढ़ना एक अच्छी बात है और आप पढ़ना शुरू करते हैं। कोई कैरियर जहाँ बनता है वो आपको कतई नहीं कहेगा कि कोर्स के बाहर का कुछ पढ़ो। कोर्स में भी आप जानते हैं कि कहेगा कि मैथ, साइंस और फिजिक्स में सब में इसमें ध्यान लगाओ, एसएसटी और हिंदी क्या है, ये तो ऐसे ही पास हो जाओगे, इसमें बस पास हो जाना है, आगे नहीं पढ़ना है। तो समाज में कैरियर को लेके और साहित्य को लेके एक वो तो हमेशा से रहा ही है, वो रहेगा। अंदर से जो प्रेरणा आती है यार दोस्तों के बीच में बैठते हुए, बाकी सारी जगहों पे, कई बार मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, मैं हर जगह हर इंटरव्यू में ये बात कहता हूं कि मैं 6वीं या 7वीं में था और हमारे स्कूल में एक डायरी मिलती थी। उस डायरी में लिखना होता कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। मैंने लिखा था लेखक। ईमानदारी से 7वीं के बच्चे को क्या पता लेखक क्या होता है क्या नहीं होता है।
लेकिन वो कहीं कुछ होता है जो आपको उसके लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए प्रेरणा देता है और आप पढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है, और चूंकि अभी सुजाता ने कहा है कि ये जो सभा है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल प्रकाशक और आलोचक से होने चाहिए, तो प्रकाशक से मेरा एक सवाल है कि जब वो किताबें फाइनल करते हैं तो क्या उनके ऊपर ये दबाव होता है कि खासकर हिंदी के प्रकाशक कि हमारे हिंदी के पाठकों को क्या पसंद है, चयनित करते वक्त उनके क्राइटेरिया में क्या कहीं ना कहीं उस लेखक का बैकग्राउंड या जो आजकल के सोशल मीडिया की बात हो रही है, फॉलो करने की बात हो रही है, ये चीज़ें होती हैं क्या? बिल्कुल कोई नया चेहरा जो अच्छा, लगता आप मुझे ये बताइए कि आप अगर आज प्रकाशन शुरू कर लें और किताबें छापना शुरू करें तो ये बातें आपके मन में आएंगी कि नहीं आएंगी? नहीं, मेरे मन में आएंगी, लेकिन शायद मेरा विजन वहाँ कुछ और हो। देखिए, मैं आपको एक लाइन में बहुत सीधी बात बताऊं, बहुत थियरेटिकल बातें हो रही हैं, एक लाइन में फिर आप पूछ लीजिएगा जिससे पूछना चाहें। प्रकाशन एक बिजनेस है, मैं वहाँ पर हाथ जला चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ किताबें नहीं बिकेंगी, प्रकाशन बंद हो जाएगा, ना अशोक कुमार पांडे छपेंगे, ना कुमार विश्वास छपेंगे, इनको छपने के लिए जगह मिल जाएगी, अशोक माहेश्वरी के घर पे ताला लग जाएगा। तो प्रकाशक हमेशा ये ध्यान रखेगा कि किताब बिके, और उसको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अधिक से अधिक किताबें बिके, यही लेखक के लिए भी श्रेयस्कर है। अगर वो मेरी किताब छाप कर अपने घर में रख लेते हैं या लाइब्रेरी में खपा देते हैं, मैं अगली किताब किसी और को देना चाहूँगा। अशोक जी, कई बार ये भी तो तय करना होता है कि अगर हम साहित्य की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं समाज से एसोसिएट होकर इस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या हम जो छाप रहे हैं, हमारा लेखक जो लिख रहा है, उससे हमारा समाज कितना परिष्कृत हो रहा है, तो उस वक्त हम अपने मापदंड में क्या क्या चीज़ें, रेशियो क्या रखते हैं, वो तो बिकना जरूरी है। इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। मैं एक पब्लिशिंग हाउस में मार्केटिंग हेड कर रहा था। पब्लिशिंग हाउसेस जितने भी हैं 99% एक मिशन के साथ हैं। सबको ये पता है कि हमें एक तरह का कंटेंट देना है, बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो हमारी जो है 20% बुक्स वो हमारे बाकी 80% का खर्चा उठाती हैं। तो ऐसी कई किताबें छापनी होती हैं जो कि रेवेन्यू को लेके आए, रेवेन्यू को पुल करे, और वो जो अच्छी किताबें हम छापना चाहते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि मार्केट कम रहेगा, उस मार्केट को क्रिएट करने के लिए, उन किताबों को मार्केट में सस्टेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप 300-500 कॉपी छाप के सस्टेन नहीं करेंगे तो हमें वो लेखक भी चाहिए, वो किताबें भी चाहिए जो 25,000-50,000 छपे और वो इस 500 को लेके जाएगी। मेरा नाम सुदीप्ति है। जब तक जेब से पैसा नहीं लगे। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और मेरा सवाल स्पष्ट रूप से 2 लोगों से है, अविनाश और गीता जी से। और क्योंकि मुझे भी लग रहा है यहाँ से सुनते हुए कि इन्होंने अपनी राय सबसे कम रखी है, तो इसलिए भी, और क्योंकि यूज़र की बात जो अविनाश कह रहे थे, कहीं ना कहीं मैं भी ये महसूस करती हूँ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं वो यूज़र होते हैं और वो रीडर में कन्वर्ट नहीं होते, और कई बार होते हैं, कई बार पूरी तरह नहीं होते। अगर 500 लोग लाइक कर रहे हैं तो 5 पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीद करना बहुत ही, मतलब अपने को किसी बबल में रखना है, और उसी के बाद बबल जब फूटता है तो उससे बने हुए लेखक को लगता है कि मेरी किताब तो इतनी बिकनी चाहिए और नहीं बिकी है। और ऐसा हमने अपने दोस्तों के साथ देखा है कि 1000-1000 2,000 लाइक होते हैं, लेकिन उनकी किताबें 2000 नहीं बिकी हैं, और ये कोई झूठा आंकड़ा नहीं है। तो सवाल पूछने से पहले एक भूमिका थी, और मेरा ये मानना है कि लेखक का भी सवाल है ये, क्योंकि जब पिछले साल पूरा हिंदी समाज आंदोलित हो गया था विनोद कुमार जी की बात पर कि रॉयल्टी उनकी इतनी कम क्यों है, तो अगर लेखक की रॉयल्टी का आंकड़ा पाठक की खरीद से जुड़ता है तो पाठक का सवाल लेखक का भी सवाल है, सिर्फ प्रकाशक का सवाल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं एक डिलेमा में आई थी यहाँ सुनने की, मुझे शायद कुछ उत्तर मिलेगा। अविनाश जी, जब आपने अपने चीज़ें कही कि हमें भी 500 नहीं 5,000 लाइक चाहिए, तो हम भी एक स्त्री की तस्वीर देखकर, अगर वो, या स्त्री के वक्ष की बात देखकर, या ऐसी नकारात्मक बातें जिसकी खिल्ली उड़ाई जाए या ट्रोल किया जाए, उससे अगर लाइक्स या हिट्स ज़्यादा आते हैं तो हम उसको लगाएंगे। लेकिन और सरोकार की बात हो रही थी कि लेखक अपने लिए लिखता है, पाठक अपनी पसंद से पढ़े या नहीं पढ़े, वहाँ तक जो गीता जी कह रही हैं, इन दोनों के बीच में कि अगर उसके दिमाग में एक जुगुप्सा या जिज्ञासा, वो दोनों उसके चलते क्लिक करता है, तो क्या हम उसी को सिर्फ बेचेंगे? हमारा क्या दायित्व है? सिर्फ सरोकार की बात नहीं है, लेकिन क्या दायित्व है? क्या, और गीता जी, क्या हम अपने लिखें और वो क्या सोचता है, इससे कोई फ़र्क ही कभी नहीं पड़ेगा? ये दोनों से ही हैं, आप दोनों।
जो बोलना है क्या मुझे हिंदी? नहीं नहीं नहीं, लेकिन सुनो पहले ना, अविनाश क्या से हिंदी सुनो। का लेखक वाकई इतना मासूम है कि वो लाइक से मैं- बिकना तय करता है? हाँ, बहुत सारे लोग जो पहली बार लिखते हैं, जिनके सोशल मीडिया पे 32,000 फॉलोअर हैं और पहली बार किताब छपती है, तो उनको लगता है कि जो 1000 लोग लाइक करते हैं उनकी 1000 किताबें बिकेंगी। सुदीप्ति, मासूम नहीं है। मैं एक लाइन में जवाब देना चाहती हूँ। चूँकि मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है और मैंने 25 साल, कम से कम 10 मैगजीन, एक वेब पत्रिका वेब दुनिया और डीडी न्यूज़ मेट्रो जब शुरू हुआ था उसकी रिपोर्टर के नाते बता रही हूँ कि पाठक के प्रति, या जो पाठक जितना मैंने लिखा इस बीच उसके दौरान, मुझे इतना तो समझ में आ गया है फील्ड रिपोर्टिंग करते करते कि एक पाठक को क्या चाहिए और मुझे क्या लिखना है और उसको वो क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है मुझे मालूम है। मैं पूरे लेखन समुदाय और साहित्य जगत का ठेका नहीं ले सकती। मैं अपना जानती हूँ कि मुझे यह एहसास है कि मुझसे एक पाठक को क्या चाहिए। इसके लिए बिंदिया मैगजीन की सारा मुझे मालूम है कि मेरे पाठक को मुझसे क्या चाहिए, गीता श्री से उन्हें क्या चाहिए। मैंने 6 उपन्यास और 7 कहानी संग्रह के बाद और 25 साल पत्रकारिता में खपने के बाद इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे मालूम है कि मेरे पाठक को गीता श्री से क्या चाहिए और मैं तभी वो सारी चीज़ें लिख रही हूँ। इसीलिए आज मैं पाठक के लिए संबोधित होकर कह रही हूँ कि भाई पढ़ो। अब मैं नहीं पूछूंगी, मैंने 25 साल बहुत पूछा है, खाक छान छान के और ऐसी ऐसी जगहों पे जा जा के पता किया है कि पाठक तुझे क्या पसंद है। वो सब पाठक ही तो थे जो साहित्य भी पढ़ता है, जो पत्रिकाएं भी पढ़ती हैं, जो मीडिया में भी जो पढ़ते थे। तो मुझे मालूम है, अभी अब बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन गीता श्री को पता है कि उससे पाठक क्या उम्मीद करता है और इसीलिए मैं लगातार लिखती जा रही हूँ और छप भी रही हूँ। नवीन जी ने जो संचालन किया उसमें बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने जो पाठकों की, क्योंकि हम सुबह से इस तरह की भी चर्चाएं हो रही थी जब से इसके कार्ड्स वगैरह जारी हुए इस कार्यक्रम के, कि इसमें तो पाठक है नहीं, मतलब आप पाठकों की बात कर रहे हैं और पाठक इसमें कहीं शामिल नहीं है। तो नवीन जी ने उस कमी को लगभग पूरा किया, जो पाठकों के कमेंट्स थे उनसे सवाल बनाए और ये बहुत अच्छी बातें भी निकल कर आई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल हवाई बातें होती रहीं। और सुदीप्ति जी का जो सवाल था मैं उसका जवाब दूँगा। ऐसा तो हम कुछ भी नहीं लगाते हैं जो बहुत जुगुप्साजनक हो, और हम अपनी तरफ से तो कुछ लिखते नहीं हैं। किसी कवि ने लिखा है उसी को लगाते हैं, किसी भी मीडियम पर जो पोएट ने भेजा है उसी में से कुछ पंक्तियाँ निकालते हैं, क्योंकि कार्ड की अपनी सीमाएं हैं, उसमें 4 या 5-6 पंक्ति ही आ सकती हैं। और अगर लेखिका का है तो उसकी तस्वीर जाने में कोई बुराई नहीं है, उसकी भेजी हुई तस्वीर होती है, उसी के साथ लगाते हैं। ऐसा कोई जुगुप्साजनक, असंवैधानिक चीज़, गाली गलौज, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली, सांप्रदायिक, इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं लगाते हैं। स्त्री देह के बारे में मेघदूत का उदाहरण देते हुए सुलभ जी ने कहा ही कि वो क्यों इतना हमारे लिए टैबू बना हुआ है कि हम उस पर बात नहीं कर सकते। वो तो एक सुंदर चीज़ है ना, उस पर अगर लाइक्स आते हैं या उसको लोग पसंद करते हैं तो उसको लगाना चाहिए। उस सुंदर नहीं होता है, आप उसे भी तो यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। उस पर तो सबसे ज़्यादा हम लोग नई सृष्टि नई स्त्री जैसा कॉलम करते हैं, उसमें स्त्रियां खूब पुरुषों के बारे में बात कर रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही। तो यूजर वाली बात तो आपने कहा ही, और बड़ा आपका आभार कि आप कम से कम उससे सहमत हुई कि वो, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि वो मतलब कवर लगाया किताब के, 5000 लोगों ने लाइक किया, 500 भी कॉपी नहीं बिकी, तो वो नहीं कन्वर्ट हो रहा है। वो यूजर है, वो रीडर नहीं है। आप किस भ्रम में पड़े हुए हैं? वो यूजर है, रीडर नहीं है। रीडर होता तो 1 लाख कॉपी बिकी होती ना अशोक कुमार पांडे जी की, कहाँ बिकी? आंकड़ा दिया गया ना, 14,000 ही तो बिकी है। तो हाँ, गलत, हाँ, तो बिल्कुल, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, वो जो पूरा यूजर है वो रीडर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो मेरी बातों के लगभग जवाब आ गए, इसके अलावा कुछ कहना हो तो बता सकता हूँ।